सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जहाज रिसाइकलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो सही उत्तर होगा पहला। तो भारत अब जहाजों को तोड़कर उनका पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग करने के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। ये रिपोर्ट अभी जारी की है अंकटाड ने, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की ये रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी 30.1% थी, जो 2025 में बढ़कर के 35.4% हो गई है और इसके साथ ही भारत ने दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। जहाज पुनर्चक्रण ये क्या होता है, मतलब शिप रिसाइकलिंग से तो आप समझ गए होंगे, जब कोई जहाज बहुत पुराना हो जाता है और उपयोग के लायक नहीं रहता तो उसे तोड़कर उससे निकलने वाले जो भी इंपॉर्टेंट सामान होते हैं जैसे लोहा, स्टील, अन्य जो भी उपयोगी सामान है उसको निकाल के दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को शिप रिसाइकलिंग कहते हैं। याद रखना, भारत का प्रमुख शिप रिसाइकलिंग जो सेंटर है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, अलंग गुजरात में। जो अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है गुजरात में, वहां पर ये होता है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जारी किसने की, अंकटाड ने। फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है इसकी 1964 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है, रेबेका ग्रिंसपान, जो कोस्टा रिका से है। अब रैंकिंग वाला प्रश्न है और भारत इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स इंडेक्सेस में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, भारत के रैंक के 91 टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वें 157 पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका हो गया। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पे, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें पे है, टॉपर पाकिस्तान हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन हो गया। आईक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत छठे स्थान पर है। और सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है। दिल्ली इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भारत 16वें स्थान पर है, टॉपर सिंगापुर रहा। इसको जारी किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। ठीक है, लगभग 19 इंडेक्सेस हमने यहाँ पे रिवाइज किए, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली जसदान पटारी किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के राजकोट जिले की प्रसिद्ध जसदान पटारी एक पारंपरिक हस्त निर्मित लकड़ी के बक्से होते हैं और इन्हीं को आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित अभी मतलब जीआई टैग मिल गया है। क्या है पटारी? पटारी गुजरात के राजकोट जिले के जसदान क्षेत्र में बनाई जाने वाली एक पारंपरिक लकड़ी की पेटी होती है, बक्सा होता है। ये मजबूत सागौन की लकड़ी से बनता है। फिर इसके ऊपर पीतल या तांबे की सुंदर नक्काशी की जाती है। बड़े बक्सों को तो पटारा कहा जाता है और छोटे बक्सों को पटारी कहा जाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो पहले इन बक्सों का उपयोग शादी विवाह में दहेज, कपड़े, गहने और कीमती सामान रखने के लिए किया जाता था। ये गुजरात की सदियों पुरानी हस्तकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अभी इसी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट है 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया था 2004-05 में दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को। जब भी किसी प्रोडक्ट को एक बार मतलब जीआई टैग दे दिया तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का। अभी कुछ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ लेटेस्ट वाले। असम के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला। कौन कौन से? कार्बी आंगलोंग हथकरघा, बिहू पेपा, असमिया बांस शिल्प, देवरी हथकरघा उत्पाद। त्रिपुरा के
सारिंदा जो कि एक वाद्य यंत्र है उसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू की खुर्रासानी इमली को अभी जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा फिर बिहार के भी 3 उत्पाद हैं, बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा की है, पत्थर कट्टी पत्थर शिल्पकला गया का है और पीड़िया चित्रकला भोजपुर का है। इनको भी जीआई टैग मिला और अभी झारखंड के भी 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला। ठीक है, लेकिन आज गुजरात के इस जसदान पटारी को मिला है जीआई टैग। तो ये रहा मैप में गुजरात भी ले चलते हैं आपको। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राज्य के पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा, नृत्य है गरबा और डांडिया यहाँ के लोक नृत्य हैं। वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कुछ करंट अफेयर्स देखें अगर गुजरात से, तो लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात ने शुरू की। एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की थी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बना था, पहला उत्तराखंड है। और माधवपुर घेड़ मेला यहाँ मनाया गया। गुजरात के कच्छ में करीब 10 साल बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक बच्चा पैदा हुआ था जंप स्टार्ट तकनीक से। गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगा दी है। नारित एआई एक स्मार्ट कंप्यूटर टूल है जिसे गुजरात पुलिस ने बनाया है। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। सरकार ने गुजरात के वडीनार में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दी। एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम ये गुजरात ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो गुजरात से ये कुछ करंट अफेयर्स के लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में निर्भय चेतना कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। तो पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना कार्यक्रम को शुरू किया है, जो निर्भय रहो पहल का ही हिस्सा है। क्या है उद्देश्य इसका? तो गांव में चुने गए पुरुष जनप्रतिनिधियों जैसे सरपंच, पंचायत सदस्य आदि, इनको महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और लैंगिक समानता के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना। और इसमें किसे प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो देश भर के लगभग 17.5 लाख पुरुष जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस योजना के लिए, इस कार्यक्रम के लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आने वाला है? तो यूं कह सकते हैं ये योजना निर्भया फंड के अंतर्गत चलाई जा रही है। आपको बता दूं ये जो निर्भय रहो पहल है इसके 3 भाग हैं। निर्भया नेत्री, इसमें महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम इनके लिए चलाए गए थे। और ये निर्भय चेतना हम पढ़ रहे हैं, पुरुष जनप्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। और एक निर्भय दृष्टि है, इसमें पंचायत क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी जैसी तकनीकी सुविधाएं लगाई जानी है। अब ये जो कार्यक्रम है शुरुआत में अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, जैसे कि असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तराखंड में। बाद में फिर और भी राज्यों में चलाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से पहले मैं आपको वो प्रश्न करा रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान से सुनना। पूछा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक लॉर्ड रिपन। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर से। खुद उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शुरू किया था। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ था। और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 से 243O। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था। इसी कारण से हम हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्र पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एक एक लाइन से प्रश्न बना हुआ है जहाँ पे मैंने रंगीन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। और पंचायती राज से आपको याद दिलाऊं, अभी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत उन्नति सूचकांक 2026 आया था, पंचायती राज मंत्रालय ने ही जारी किया था। ये इसका दूसरा एडिशन है और इसमें टॉप पे रहा त्रिपुरा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ पर शुरू हुई?
तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो आपको पता है इस साल ब्रिक्स समिट को भारत होस्ट कर रहा है और इसकी जितनी भी बैठकें होनी है भारत में होनी है, लेकिन भारत में भी कहाँ होनी है, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी हरियाणा के गुरुग्राम में अभी 25 और 26 जून को 11वें नंबर की ये ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है। इतना सा आपको याद रखना है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बैठकें होंगी मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। तो पहले तो ब्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। शुरुआत में इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जब ये 2001 में बना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो ये बना ब्रिक्स। पहली समिट 2009 में हुई थी इसकी यकिंतबर्ग रशिया में, और पिछले साल 2025 में इसकी 17वीं जो बैठक हुई थी इसको होस्ट किया था ब्राजील ने। इस साल इसकी 18वीं बैठक ये भारत में हो रही है, भारत होस्ट कर रहा है। और इसमें भारत के शेरपा कौन बनाए गए? सुधाकर दलेला। और भारत चौथी बार इसको होस्ट कर रहा है, ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 2012 में भी की, 2016 में भी, 2021 में भी, अब 2026 में भी। थीम जरूर याद रखेंगे, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और आप देखोगे पिछले साल इसका नवीनतम 10वां जो सदस्य बना था वो इंडोनेशिया बना था। वैसे ब्रिक्स समूह का 10वां नया पार्टनर स्टेट अगर पूछोगे तो वो वियतनाम बना था। अभी ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ था इंदौर में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई वाराणसी में। और ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो दूसरी तकनीकी बैठक हुई थी वो पूरी उड़ीसा में हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने स्वदेशी गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो अभी भारत ने मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में गरुड़ास्त्र 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया है। और इसे विकसित किया निबेल लिमिटेड, जो पुणे की कंपनी है, उसने इसको बनाया है। तो गरुड़ास्त्र क्या है? एक बड़ी मोर्टार तोप है जो किसी वाहन पर लगाई जाती है और इसकी मदद से सेना दुश्मन पर तेजी से हमला कर सकती है और तुरंत, भाई किसी गाड़ी के ऊपर है तो अपना स्थान भी बदल सकती है, जिससे दुश्मन जवाबी हमला न कर सके। और इसी को शूट एंड स्कूट क्षमता कहते हैं। मतलब आपने हमला किया तो दुश्मन को पता लग गया कि ये मिसाइल कहाँ से आ रही है, तो वापस वो उसी जगह पर हमला करेंगे, लेकिन उससे पहले आप गाड़ी स्टार्ट करके कहीं और जगह चल जाओ। इसकी कुछ मुख्य बातें अगर आपको बताऊं, इसे केवल 2 सैनिक आराम से संचालित कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। 60 सेकंड में 12 गोले आप दाग सकते हो। इसकी जो रेंज होगी वो 7 से 10 किलोमीटर तक की रहेगी। जीपीएस और लेजर गाइडेंस के कारण लक्ष्य पर बहुत सटीक आप हमला कर पाओगे। मजबूत जो कंक्रीट बंकर होते हैं उनको भी नष्ट कर पाओगे। अच्छा, ये ध्यान रखना, MRSI ये क्या है? मल्टीपल राउंड्स साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट। मतलब इस तकनीक में क्या होता है, एक ही मोर्टार से अलग अलग कोणों पर या अलग अलग निशानों पर आप कई गोले दाग सकते हैं। और इस तकनीक में क्या होता है, वो सारे के सारे गोले आपके साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही साथ लक्ष्य पर गिरेंगे। इससे दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो यह है गरुड़ास्त्र, जिसका भी सफल परीक्षण किया गया मध्य प्रदेश में। ये आप ध्यान में रखना, किसने निर्माण किया, क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में धार्मिक उत्साह के साथ वार्षिक खीर भवानी मेला कहां पर मनाया गया? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के तुलमुल गांव में मनाया जाने वाला कश्मीरी पंडितों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। यह मेला माता रागन्या देवी को समर्पित है और ज्येष्ठ अष्टमी के दिन आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जो भक्तगण है वो माता को दूध और खीर अर्पित करते हैं। इसी परंपरा के कारण माता को खीर भवानी माता कहा जाने लगा है। और यहाँ पे जो मेला लगता है उसे खीर भवानी मेला कहा जाता है। यहाँ पे मंदिर के बीचों बीच एक षटकोणीय 6 कोण वाला एक प्राकृतिक जल कुंड है। इसकी खास बात क्या है, सामान्य समय में ये पानी हल्के रंग का रहता है। अगर ये पानी काला या बहुत गहरा रंग का हो जाए तो इसे आप समझो कि कोई बड़ी आपदा या संकट आने वाला है, उसका ये संकेतक माना जाता है। तो खीर भवानी मेला याद रखना कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कुछ और मेले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला है हरियाणा फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। माघी मेला पंजाब में। माघ मेला प्रयागराज। झींगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान सीकर। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख। अंबुबाची मेला असम में। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना।
कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान, नौचंडी मेला मेरठ, सोनपुरी मवेशी मेला बिहार, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, माधवपुर मेला गुजरात। अभी 53वां वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री था कतर, फोकस कंट्री स्पेन था। ठीक है, तो ये सारे मेले, सारे फेस्टिवल्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में timeout.com की कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सबसे अच्छे शहरों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। तो लंदन की प्रसिद्ध पत्रिका मैगजीन टाइम आउट, इसने दुनिया के 20 सबसे बेहतरीन कला और संस्कृति वाले शहरों की सूची जारी की है और इस सूची में भारत से केवल जयपुर को ही जगह मिली है। वे इस सूची में 18वें स्थान पर है। जयपुर को ये सम्मान क्यों मिला? तो जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों जैसे आमेर फोर्ट और हवा महल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ब्लू पॉटरी, मीनाकारी और बंदेज जैसी पारंपरिक हस्तकलाएं दुनिया भर में मशहूर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तीज और गणगौर जैसे रंग बिरंगे त्यौहार इसकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं। इन सब कारण से जयपुर को इसमें शामिल किया गया। अच्छा, जयपुर तो वैसे लिस्ट में 18वें स्थान पर है, तो इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो लंदन है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। बाकी इंडेक्स वाला ही प्रश्न है, रैंकिंग वाला तो रैंकिंग मैंने आपको शुरुआत में रिवाइज कराई दी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा यहाँ पे 13वां स्थान। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और नई नौकरियों के लिए कौन सा देश कितना तैयार है। और इस बार भारत को 89 देशों में से 13वें स्थान पर रखा गया है। ये जो इंडेक्स है, इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं, 4 फैक्टर आप कह दो। जैसे स्किल अलाइनमेंट, कौशल संरेखन, ये दिखाता है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों को वही कौशल, वही स्किल दे रहा है ना जो कंपनी को चाहिए। तो इस मामले में भारत को रैंक दी गई है 18वीं। एकेडमिक रेडीनेस, शैक्षणिक तत्परता, ये उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और भविष्य की तैयारी को मापता है। इसमें भारत को रैंक मिली है 22वीं। फ्यूचर ऑफ वर्क, कार्य का भविष्य, ये एआई, डिजिटल तकनीक और हरित अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी को मापता है। इसमें भारत को अच्छी रैंक मिली है, 5वें स्थान पर रहा। और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, आर्थिक परिवर्तन, ये दिखाता है कि कोई देश अपने कौशल और तकनीक को आर्थिक विकास में कितना बदल पा रहा है। इसमें भारत को 14वीं रैंक मिली है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो भारत को 13वीं रैंक मिली है 89 देशों में से। टॉप 3 में बात करें तो पहले पे अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम को रखा गया है। अब ये भी इंडेक्स वाला ही प्रश्न है। आज लगभग देखोगे आप, आज की क्लास में हमने 3 इंडेक्सेस हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, फिर इंडेक्स तो हमने रिवाइज कर ही लिए हैं, एआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और जब भी एआई की बात करते हैं, ये 2 पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ। एआई का गॉडफादर है जेफरी हिल्टन और एआई की फादर है जॉन मैकार्थी। गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की कहाँ? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। और ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खुला गया है। और कौन मदद कर रहा है? आईआईटी कानपुर। 2027 में एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 2028 में होगा यूएई में। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? टाटा। और बंगलुरु का एक स्टार्टअप है भारत 1.ai, इसने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल, इसको लॉन्च किया था हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, जिसका नाम है सक्षम, ये कहां पर शुरू हुई? मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? सुदर्शन। चाइना ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की। ठीक है, तो एआई से संबंधित ये 10-11 प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 जून को। तो कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, ये हर साल 24 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया को ये बताना कि महिलाएं भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शांति स्थापना और देशों के बीच बातचीत यानी कि कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कूटनीति डिप्लोमेसी है क्या?
तो जब एक देश दूसरे देशों के साथ बातचीत करके अपने संबंध बेहतर बनाता है, समस्याओं का समाधान करता है और शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, तो इसी को कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी कहा जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की शुरुआत की थी। तो पहली बार 24 जून 2022 को इसे मनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, पहले मैं आपको महिलाओं से क्या क्या संबंधित और दिवस होते हैं पहले वो रिवाइज कराता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। राष्ट्र महिला दिवस होता है 13 फरवरी को। एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हम मनाते हैं 11 फरवरी को। आज हमने मनाया ये कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को। एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस होता है 15 अक्टूबर को। तो महिलाओं से संबंधित ये आपके कुछ दिवस होते हैं। वैसे जून में क्या क्या दिवस हम मना चुके हैं मैं आपको डेली रिवाइज करा रहा हूँ। जब भी दिवस वाला प्रश्न आ रहा है आज भी रिवाइज कराऊंगा, बस आप मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आपको भी ये याद हो। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव डे अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को ग्लोबल विंड डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। उसके अलावा 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस, 18 जून को वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आज हम मना रहे हैं, मतलब जो आज हमने पढ़ा। तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट दिवस हो गए, ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी किस देश के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो आंसर होगा ब्रिटेन। फिर अगले में पूछा भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है कौन सी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और फिर 29 नंबर की गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता बनी। उल्लास पहल के तहत देश का पूर्णतः छठा साक्षर राज्य ये कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। फिर अगले में पूछा इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। फिर पूछा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश के 194 साल के जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे पुराना जमीनी जानवर घोषित किया, सेशेल्स। फिर पूछा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एक साथ 4 प्रमुख ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, उस्मानिया विश्वविद्यालय, यह हैदराबाद का है। किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश का है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया 23 जून को। फिर पूछा था केंद्र सरकार ने किसे पुनः भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया, तो आंसर होगा तुषार मेहता। और आखिरी प्रश्न पूछा था मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कॉन्च अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो आंसर होगा सिल्वर। पोलैंड की डॉक्यूमेंट्री है ये। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल पूछा था डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया, तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।